हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाइट योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज है संडे, 24 तारीख का एक आर्टिकल हमसे मिस हो गया था द हिंदू का। आज इसको पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल का नाम है मिसप्लेस्ड सीक्रेट्स। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स सरकारी फाइलों को, कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट फाइलों को अपने घर ले जाते हैं और बाद में इनके घरों से वो फाइलें बरामद होती हैं, और क्या रीजंस हैं ऐसी फाइलों को घर ले जाने के। चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज के साथ में क्लास को। 5-6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जो भी इस आर्टिकल में सीखेंगे, मैं आपसे बहुत सारे पॉइंट शेयर करूंगा, ग्रामर के, वोकैब के, हर चीज़ को इस क्विज पे अप्लाई करना है। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी हैं ताकि पूरे मन से आप आर्टिकल को पढ़ें। शुरू करें क्लास को। कल एक दिन का ब्रेक आ गया था क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वीडियो बनाने का इक्विपमेंट है उसमें आ गई थी खराबी, है ना। अब नया इक्विपमेंट आ गया है, अब मेरे ख्याल से बिना ब्रेक के क्लासेस आती नहीं। चलिए, कह रहे हैं जी मिसप्लेस्ड सीक्रेट्स। देखिए, मिसप्लेस वर्ड के दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग होता है किसी चीज़ का खो जाना, यानी कि लॉस्ट हो जाना। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, आई हैव मिसप्लेस्ड माई वॉलेट्स, मैंने अपना बटुआ खो दिया है। या माई कार कीज आर मिसप्लेस्ड, मेरी गाड़ी की चाबियाँ खो गई हैं। तो ये मिसप्लेस वर्ड का होता है पहला मीनिंग, किसी चीज़ का खो जाना, है ना। दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है, इसको ब्रेक करके याद आएगा आपको। प्लेस मतलब जगह, मिस मतलब गलत, किसी चीज़ का गलत जगह पे पड़ा हुआ होना। जैसे कीमती चीज़ों का लॉकर में होना चाहिए लेकिन वो खुले में पड़ी हैं तो वो मिसप्लेस्ड है। या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर कोई भी कीमत नहीं है, उसको आपने किसी लॉकर में, किसी लॉक में डाल के रखा है तो वो मिसप्लेस्ड है। तो यहाँ पे दूसरा वाला मीनिंग यूज़ किया गया है इस वर्ड का। कह रहे हैं अमेरिका में जो सीक्रेट्स हैं, जो सरकार की सीक्रेट फाइल्स हैं, वो सभी की सभी मिसप्लेस्ड हो चुकी हैं। जहाँ पे रखी होनी चाहिए सरकार के लॉकर्स में, वहाँ नहीं रखी हुई। राष्ट्रपति जो है अमेरिका के, फाइलों को अपने घर ले जाते हैं। आगे बात समझ में। तो सीक्रेट जो हैं वो मिसप्लेस्ड हैं, अपनी जगह से गायब है। अब ये कौन से सीक्रेट्स हैं भाई, और क्यों ले जाता राष्ट्रपति घर पे? टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहे हैं जी यूएस प्रेसिडेंट बाइडेंस लीगल ट्रबल्स कुड बी अ सेटबैक फॉर द केस टू प्रोसिक्यूट डोनाल्ड ट्रंप। कह रहे हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इनकी जो लीगल ट्रबल्स हैं, ट्रबल मतलब परेशानियां, लीगल मतलब कानूनी, अपने घर पे सरकारी फाइल ले जाने के बाद और पकड़े जाने के बाद इनकी जो कानूनी परेशानियां हैं ना, अब वो हो सकती हैं कुड भी। यहाँ पे कुड बता रहा है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को। अच्छा, क्या हो सकती हैं? एक बहुत ही बड़ी नाकामयाबी, एक बहुत ही बड़ा सेटबैक यानी कि फेलियर। और किस चीज़ का? उस केस का जो है प्रोसिक्यूट करने का, जो है सज़ा देने का, डोनाल्ड ट्रंप नाम के आदमी को, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को। तो फाइलें इसने भी चुराई थी, फाइलें इसके घर भी मिल गई। तो डोनाल्ड ट्रंप पे केस चल रहा है, लेकिन जैसे ही अब इनके घर फाइलें मिली है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो केस है ना वो कमज़ोर हो गया। अब उसको प्रोसिक्यूट करना, कटघरे में ला करके उसको सज़ा देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर प्रेसिडेंट ही जब काम कर रहा है, सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं। बात आई सेंटेंस समझ में? चलो, कहानी तो आपको अभी पूरी समझाई दूंगा मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लो। लीगल ट्रबल्स की वर्ब है कुड बी, कुड, मे, माइट, कैन, ये सब बताते हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को। मॉडल्स वाले चैप्टर में आपको करवाया हुआ है, फ्यूचर 4-5 तरीके से बताया जा सकता है पॉसिबिलिटीज़ को। कुड जो है सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है ना फ्यूचर की, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगर थोड़ी सी और ज़्यादा हो तो माइट का इस्तेमाल कर लो, और थोड़ी सी ज़्यादा हो तो मे का इस्तेमाल कर लो, है ना। ऐसे प्रोसिक्यूट करने का मतलब होता है किसी आदमी पे केस चलाना और उसके गुनाहों की उसको सजा देना, कटघरे में ला करके किसी आदमी को ट्रायल के अंदर रखना। प्रोसिक्यूट वर्ड को एक दूसरा वर्ड है परसिक्यूट, इससे जो है कंफ्यूज नहीं करना है। ये कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स हैं दोनों, प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब तो समझ ही गए आप, किसी पे केस चलाना। परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को सताना। आई बात समझ में? जैसे ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान में नॉन मुस्लिम्स को बहुत सताया जाता है, तो अफगानिस्तान में नॉन मुस्लिम जो हैं वो परसिक्यूट किए जाते हैं। ठीक है, सताना, परसिक्यूट करना, केस चला के सजा देना, प्रोसिक्यूट करना अदालत में। आज के क्विज में इन दोनों वर्ड्स को पूछा हुआ आपसे। सेटबैक नाम के वर्ड को देख लेना। अ ह्यूज फेलियर या ह्यूज शॉक ऑफ फेलियर इज कॉल्ड सेटबैक। एक बहुत ही बड़ी नाकामयाबी सेटबैक कहलाती है। सेटबैक को डिबैकल या फियास्को भी बोलते हैं। और एक बहुत बड़ी सक्सेस के लिए भी एक वन वर्ड है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ, ब्रेक थ्रू। ये आपके सामने लिखने का ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं लिखूं और आपके दिमाग में बैठे। बड़ी नाकामयाबी क्या हो गई? सेटबैक हो गई, डिबैकल हो गई, फियास्को हो गई, और बड़ी कामयाबी क्या हो गई? बड़ी कामयाबी हो गई सर ब्रेक थ्रू।
याद रहेंगे दोनों वर्ड्स। चलो अब आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में जिन प्यारे बच्चों ने अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ज़रूर से कर लेना। YET योर इंग्लिश ट्यूटर, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। सारे मेरे कोर्सेज, सारी मेरी क्लासेस कॉन्सेप्ट और लॉजिक बेस्ड होती हैं। तो अगर लॉजिक से सीखना चाहते हो, इंग्लिश में राइटिंग करना, UPSC स्टेट PSC एग्जाम्स के लिए रिपोर्ट, ऐसे प्रेसी लिखना, तो राइटिंग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर लॉजिक से बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो तो सारे क्वेश्चंस बैंकिंग के आपको प्रिपेयर करवाए जाते हैं कंसेप्चुअल लेवल पे लॉजिक्स के साथ। इसका कोर्स का भी फ़ायदा ले सकते हो बैंकिंग के कॉम्बो में। इसी तरीके से SSC का कोर्स भी अवेलेबल है। सारे SSC एग्जाम सिंगल कोर्स में कवर करते हैं सभी वैरायटी के क्वेश्चंस को, अगेन विद लॉजिक। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से बात कर सकते हैं थ्रू द व्हाट्सअप। चलिए अपनी वोकैब शीट है, फियास्को से लेकर के क्लासिफाइड तक 5 वर्ड्स आज जो अपने को रिवाइज करने हैं। फियास्को का मतलब होता है बड़ी सी फेलियर, अ ह्यूज एम्बैरेसिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फेलियर। अभी ये वर्ड आपको मैंने करवाया था। सेटबैक इसका सिनोनिम है जो आपने आज आर्टिकल में देखा है ना। अ ह्यूज सक्सेस को मैंने अभी बताया आपको ब्रेक थ्रू बोलते हैं। 3 फार्म बिल्स एंडेड इन अ पॉलिटिकल फियास्को या सेटबैक फॉर द NDA लेड गवर्नमेंट। 3 कृषि कानून जो है वो अंत हुए, एंड हुए एक बहुत ही बड़े राजनीतिक फियास्को में, बड़े राजनीतिक फेलियर में, NDA की अगुवाई में चलती हुई सरकार के लिए, NDA लेड गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो फियास्को और सेटबैक एक ही बात है। सेटबैक को आप आर्टिकल में देख चुके हैं। अगला वर्ड है बैक लैश। देखिए लैश का मतलब होता है कोड़ा, हंटर, और बैक का मतलब है वापस। आपने मुझे मारने के लिए हंटर जोरों से घुमाया, लेकिन वो हंटर ऐसा था कि वो आपके आके लग गया वापस। मतलब क्या है, एक एडवर्स रिएक्शन किसी भी चीज़ की। भाई नुकसान तो आपने मेरा करना था लेकिन कर लिया अपना ही। तो बैकलैश का मतलब क्या होता है, किसी आदमी की खराब प्रतिक्रिया जिसको आपने कुछ गलत किया हो, है ना। मैंने आपको मारा, आपने सामने से मुझे 2 मार दी, तो ये मेरे लिए आपका बैकलैश था। पेटीएम हैज़ बीन फेसिंग अ बैकलैश फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स ओवर इट्स इंक्रीजिंग लॉसेस। पेटीएम फेस कर रहा है एक बैकलैश को, एक एडवर्स रिएक्शन को, बुरी प्रतिक्रिया को अपने शेयर होल्डर्स के द्वारा। और किस लिए? अपने बढ़ते हुए लॉसेस की वजह से, अपने बढ़ते हुए घाटों की वजह से। बैकलैश को ब्लो बैक, बैकफायर, रेपरकशन भी बोलते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। अगला वर्ड है एस्पिनाच। एस्पिनाच बोलना सीखो इसको, एस्पायोनेज नहीं है ये, एस्पिनाच। एस्पिनाच का मतलब होता है किसी की जासूसी, सर्वेलेंस, स्पाइंग या फिर ईव्स ड्रॉपिंग। ये एक एडवांस वर्ड है, ईव्स ड्रॉपिंग। ईव्स ड्रॉपिंग क्या होता है? आप कहीं से जा रहे हो और आपने कुछ आवाज़ सुनी, कोई लोग बात कर रहे हैं और कान लगा के सुन रहे हो, है ना, उनको बिना बताए। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ईव्स ड्रॉपिंग। बस किसी के भी कान लगा के कुछ सुन लेना, इन्फॉर्मेशन को निकलवा लेना। द गवर्नमेंट इज फेसिंग द चार्जेस ऑफ वाइड स्प्रेड एस्पिनाच। सरकार फेस कर रही है ऐसे चार्जेस को, ऐसे ब्लेम्स को जो हैं बड़े स्केल पे हुई जासूसी के, वाइड स्प्रेड एस्पिनाच के। वर्ड आर्टिकल में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है वॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री आप जानते हैं, जो आउट ऑफ वॉल्यूशन हो। और वॉल यानी वॉल्यूशन वर्ड का मतलब होता है इंग्लिश में आपकी इच्छा, आपकी रजामंदी। वॉल्यूंट्री हर वो चीज़ है जो स्वैच्छिक है, जो नॉन मैंडेटरी है, जो नॉन कंपल्सरी है। करना है तो कर दो, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। आई बात समझ में? विलफुल या इंटेंशनल भी बोलते हैं वॉल्यूंट्री को। वर्किंग फ्रॉम ऑफिस विल बी वॉल्यूंट्री इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नियर फ्यूचर। ऑफिस में बैठ के काम करना स्वैच्छिक हो जाएगा, वॉल्यूंट्री हो जाएगा, नॉन मैंडेटरी हो जाएगा आने वाले कल की ऑर्गेनाइजेशंस में। इच्छा है तो ऑफिस आ जाओ, नहीं तो अपने बेड से ही, अपने घर से ही काम करते रहो। ऐसा हो जाएगा आने वाले टाइम में, हो भी चुका है ऑलमोस्ट। तो ये वॉल्यूंटरीली, इसकी एडवर्ब फॉर्म आर्टिकल में देखेंगे, स्वैच्छिक तौर पे, वॉल्यूंटरीली। चलिए लास्ट वर्ड है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड का मतलब होता है ऑफिशियली सीक्रेट। एक ऐसी चीज़ जो सरकार की तरफ से सीक्रेट है, पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफाइड। हर सरकार की कुछ क्लासिफाइड फाइल्स होती हैं जो सिर्फ प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, बस वही लोग देख सकते हैं, या बहुत बड़े टॉप लेवल के ऑफिसर्स, है ना। ये फाइल्स कभी भी पब्लिक के सामने, कभी भी न्यूज़ के अंदर नहीं आती हैं। दीज फाइल्स आर कॉल्ड क्लासिफाइड फाइल्स। विकीलीक फाउंडर बिकेम अ पॉलिटिकल टारगेट ओवरनाइट आफ्टर लीकिंग सेवरल क्लासिफाइड फाइल्स ऑन US वॉर एक्सेसिस। विकीलीक्स का जो फाउंडर है जूलियन असांज, वो बन गया एक राजनीतिक निशाना। और कैसे बन गया? ओवरनाइट, रातों रात बन गया। और क्यों बना? जब उसने लीक कर दिया बहुत सारी सीक्रेट फाइल्स को जो थी US की द्वारा वॉर में की हुई जातियों पे। तो अमेरिका ने वॉर में कुछ गलत काम किए होंगे, है ना, मारा होगा लोगों को, बिना बात मारा होगा, तो कुछ रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन तो होती है बाद में। तो वो क्लासिफाइड फाइल्स में वो सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स थी
इस बंदे ने क्या किया, उन सबको इंटरनेट पे डाल दिया, तो रातों रात ही अमेरिका का एक निशाना बन गया। चलिए 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए हैं। चलिए एक समरी देंगे आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अमेरिका में क्या हो रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप थे ना, एक्स प्रेसिडेंट यूएस के, इनके घर पे कुछ सरकारी फाइलें मिल गई जो सीक्रेट्स थी, यानी क्लासीफाइड फाइल्स थी। जब ये प्रेसिडेंट नहीं रहे उसके बाद भी कोर्ट ने इनको बोला कि ये फाइलें वापस करो, तो वापस करना तो क्या, गलती मानना तो क्या, इस आदमी ने फाइल्स वापस देने से ही मना कर दिया। फिर जबरन इनसे वो फाइलें ली गई और इनके खिलाफ एक केस भी चलाया गया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का। वो केस अभी भी चल रहा है और इनको सज़ा भी हो सकती है आने वाले वक्त में। लेकिन इसी बीच में एक और सरप्राइज आया कि डोनाल्ड ट्रंप तो ठीक है, जो बाइडन भी अपने घर फाइलें ले जाते हैं, और बहुत सारी फाइलें इनके घर भी मिली, हालांकि उनकी तादाद बहुत कम थी कंपेयर टू जो डोनाल्ड ट्रंप के घर मिली हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि भले ही कम मिली हैं, लेकिन इस पूरे मामले से अब डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा देने का केस कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि यही गलती जो बाइडन भी कर रहे हैं। अब पूरे मामले को एनालाइज करके आपको बताएगा कि घर क्यों लेके जाते हैं फाइलें, और अब आगे क्या हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के घर और जो बाइडन के घर फाइलें मिल जाने के बाद। तो आज की टोन है एनालाइजिंग या एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है पूरे इशू को। शुरू कर दें अब। चलिए, कह रहे जी, व्हेन हिज प्रेडिसेसर डोनाल्ड ट्रम्प्स होम इन मार-a-Lago, फ्लोरिडा was raided last August and a trove of thousands of government documents was discovered there, including several hundreds of classified papers. Little would US President Joe Biden have imagined that he would find himself in a similar sticky situation. लंबा सेंटेंस है और सबसे मुश्किल, सबसे लंबा सेंटेंस यही है पूरे आर्टिकल का। कह रहे जी, जब उनके पूर्वज, जब उनके प्रेडेसेसर मतलब जो आपसे पहले आए, कह रहे जी जब उनके पूर्वज जो थे या पहले आने वाले जो थे, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, कह रहे हैं उनके घर में, उनका घर कहाँ पे है, मार-a-Lago नाम की जगह पे। और कहाँ पे जगह, फ्लोरिडा में। कह रहे जब डोनाल्ड ट्रंप के घर पे या उसके प्रेडेसेसर के घर पे, कह रहा वो घर रेड किया गया था, उस पर रेड मारी गई थी पिछले अगस्त में, और एक ट्रोव मिला, एक खजाना मिला, ट्रोव मतलब खजाना, और किसका था, कई हजारों डॉक्यूमेंट्स का, सरकारी डॉक्यूमेंट्स का। कह रहे इस खजाने को डिस्कवर किया गया, वहाँ पे ढूंढा गया। कह रहा है जिसमें शामिल थे कई सैकड़ों क्लासिफाइड पेपर्स, कई ऐसे पेपर्स जो सरकार के ऑफिशियल सीक्रेट्स भी थे। कह रहा जब ऐसा हुआ था ना, डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पे तमाशा हो रहा था घर पे, तब जो है लिटिल वुड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हैव इमेजिन्ड, ना के बराबर ही यूएस के करंट प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इमेजिन किया होगा, दैट वो ये कि वो पाएगा, ही वुड फाइंड, वो पाएगा खुद को भी ऐसी ही सिमिलर और फंसाने वाली सिचुएशन में, स्टिकी सिचुएशन में। तो ये जो बाइडन खुश हो रहा था कि भाई देखो ट्रंप के यहाँ तो पेपर मिल गए बहुत सारे, अब इस पर इंक्वायरी होगी, अब ये इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाएगा। तब जब ये खुश हो रहे थे ना, तब इनको पता नहीं था, इन्होंने बहुत ही कम ऐसा इमेजिन किया था कि इनके साथ भी यही हो रहा होगा कुछ दिनों के बाद। बात आ गई समझ में। चलो सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो और क्लैरिटी आएगी। होम की वर्ब है वॉज रेडिड, पैसिव वॉइस में। प्रेडेसेसर का मतलब है जो आपसे पहले आए। ट्रोव की वर्ब है वॉज डिस्कवर्ड, पैसिव वॉइस में। ट्रोव का मतलब होता है खजाना। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन की वर्ब है वुड हैव इमेजिन्ड। इन्वर्जन हुआ सेंटेंस में, क्यों हुआ ये मैं आपको बता दूंगा, अभी रुक जाओ। प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है सब्जेक्ट है, वुड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हैव इमेजिन्ड इसकी मेन वर्ब है। जो बाइडन ने ऐसा सोचा होगा, इमेजिन किया होगा। ही की वर्ब है वुड फाइंड। हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, वो फाइंड करेगा अपने ही आप को, वो पाएगा अपने ही आप को ऐसी सिचुएशन में, है ना। सब्जेक्ट भी वो, ऑब्जेक्ट भी वो। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही आदमी हो तो ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव केस में लगाते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्स, है ना, आर सेल्स। चलो ये रिफ्लेक्सिव वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। अच्छा, अब इसमें आपको सवाल ये आएगा, सर ये लिटल के बाद में इन्वर्जन क्यों किया गया है सेंटेंस में, ऐसा क्या हो गया सेंटेंस में जिसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले रखा गया। तो इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इंग्लिश में बहुत सारी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, और जब भी वो सेंटेंस की शुरुआत में आएंगी, सेंटेंस में कर देंगी इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। बात आ गई समझ में। अब आपको ये नेगेटिव एडवर्ब्स याद कर लेनी है। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, लिटल, नेवर, नॉट ओनली, नो वेयर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। ध्यान से देखना, शुरुआत में आना चाहिए इनको, बिगिनिंग ऑफ द क्लोज में, तभी इन्वर्जन होगा। बीच में आ जाएंगी तो इन्वर्जन नहीं होगा। इट हार्डली रेन्स इन डिजर्ट। डिजर्ट में, रेगिस्तान में ना के बराबर ही बारिश होती है, हार्डली बारिश कोई जो है होती है। इट हार्डली रेन्स इन डिजर्ट। अब देखो हार्डली कहाँ आ रहा है, हार्डली बिल्कुल बीच में आ रहा है सेंटेंस के। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन मान लीजिए इस हार्डली को मैं सोचूं कि शुरू में लेके आता हूँ
और जो कि लाया भी जा सकता है। नेगेटिव एडवर्ब है, सेंटेंस के शुरू में लाके सेंटेंस की बिगनिंग कर देगी। जैसे ही मैं यहाँ पे लाऊंगा ना, अब ये रूल ट्रिगर हो जाएगा। अब हार्डली शुरू में आ चुका है नेगेटिव एडवर्ब एट द बिगनिंग, तो मुझे सेंटेंस को इन्वर्ट करवाना है। और इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले। अब हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, रेंस रखी हुई है मेन वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अपने आप ही हेल्पिंग वर्ब बनेगी यहाँ पे इट के हिसाब से डज है ना, सिंगुलर है ना इट, तो उसके हिसाब से डज बन जाएगी। यहाँ लिख दूंगा हार्डली डज इट रेन इन डेजर्ट। आई बात समझ में? नेगेटिव एडवर्ब एट द बिगनिंग सेंटेंस में करना है इन्वर्जन। यूक्रेन विल सरेंडर इट्स कैपिटल सिटी टू रशिया अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। यूक्रेन सरेंडर करेगा अपनी राजधानी वाली शहर को रशिया के सामने किसी भी सूरत में नहीं, अंडर नोट सर्कमस्टेंसेस। अब देखो ये सेंटेंस सही है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस सेंटेंस जो है सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आ रहा। लेकिन मान लीजिए इसको मैं शुरू में लाना चाहूँ और मैं ऐसे लिखना चाहूँ अंडर नो सर्कमस्टेंसेस यूक्रेन विल सरेंडर इट्स कैपिटल सिटी टू रशिया। अब जैसे मैं ये करूँगा ना, नेगेटिव एडवर्ब शुरू में आ चुकी है और मुझे लगाना है ये क्या, इन्वर्जन वाला फॉर्मूला। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे विल, इसको उठा लो और इसको यूक्रेन से पहले लिख दो, ऐसे लगा दो विल। समझ गए? बस यहाँ भी तो यही हुआ है, लिटल है एक नेगेटिव एडवर्ब है, लिटल भी एक नेगेटिव एडवर्ब है, सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, देख रहे हो क्लोज के शुरू में आ रहा है ना लिटल, तो इसलिए वुड को हेल्पिंग वर्ब को यूएस जो प्रेसिडेंट जो बाइडन से पहले लगाया गया है। समझ गए फॉर्मूला ये? चलो इन सबको याद कर लेना। पार्ट नंबर 19 में ग्रामर सीरीज के आपको ये सारी एडवर्ब्स करवाई गई हैं खूब सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। अब लास्ट वाला सेंटेंस जो है इसको सभी लोग खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। शी नेवर कम्स लेट टू ऑफिस, वो कभी भी ऑफिस लेट नहीं आती है। मैं नेवर को उठा के सेंटेंस की शुरुआत में रखना चाहता हूँ। कैसे इस सेंटेंस को मैं सही करूँगा, कोशिश करेंगे सभी लोग, कमेंट्स में डालना, गलत होगा तो मैं सही करवा दूंगा वहाँ पे। नेवर शी कम्स लेट टू ऑफिस को कैसे आप सही करके लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं कह रहे जी। येट मिस्टर बाइडन एंड द वाइट हाउस हैव सो फार रिएक्टेड कामली टू द डिस्कवरी of classified documents by his own attorneys at several sites, including the Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement। लंबा सेंटेंस है और लंबा है, ये रुक जाओ। कह रहे जी फिर भी, भाई जो बाइडन ने सोचा नहीं था वो भी फंसा होगा। कह रहे फिर भी जब वो फंस गया ना, तो जो बाइडन जो है और जो वाइट हाउस है, जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ का, कह रहे अभी तक उन्होंने सो फार रिएक्ट किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है बड़ी शांति के साथ में, कामली मतलब इन ए काम मैनर। और किस चीज़ के सामने, इस डिस्कवरी के सामने, इस पाए जाने के सामने, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के। और किसके द्वारा ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं? जो बाइडन के खुद के अटॉर्नी के द्वारा, खुद के ही वकीलों के द्वारा। और कहाँ पे? कई जगहों पे, सेवरल साइट्स पे। जिसमें क्या क्या शामिल है? उन जगहों में शामिल है सबसे पहले ये वाली बिल्डिंग, पेन बाइडन सेंटर फॉर डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल इंगेजमेंट। अब ये बिल्डिंग क्या है भाई? कह रहा है ये है अ थिंक टैंक इन वॉशिंगटन and in the garage and several other rooms of his home in विलिमिंगटन डेलवेयर। कह रहा है ये एक थिंक टैंक है वॉशिंगटन का। थिंक टैंक का मतलब होता है रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, किसी मामले पे थिंक करते हैं और कुछ रिसर्च बनाते हैं। तो कह रहा है इस रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जो बाइडन चलाते हैं वॉशिंगटन में, एक तो वहाँ पाए गए हैं डॉक्यूमेंट, दूसरा गैरेज में पाए गए हैं, और कई डॉक्यूमेंट्स कई रूम्स में पाए गए हैं उसके घर के, जो इस जगह पे उसका घर बना हुआ है। सेंटेंस सब समझ में आ गया? तो डिस्कवरी कहाँ हुई है, सब जगहें आपको बता दी हैं। बाइडन और वाइट हाउस ने बड़ा ही काम मैनर में इस डिस्कवरी के सामने अपना रिएक्शन रखा है। दोनों की वर्ब है हैव रिएक्टेड, सो फार लग गया है तो बीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लगाया गया है। क्लासिफाइड का मतलब होता है ऑफिशियली सीक्रेट हो, मिस्टीरियस हो, सरकारी तौर पे। थिंक टैंक एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, किसी मामले पे रिसर्च पेपर लिखते हैं। कह रहा है जी देर आर ऑफ कोर्स critical differences between the cases which will probably be mirrored in varying legal consequences of each of the two classified leaks। अब कह रहे दोनों में फ़र्क क्या है, जो बाइडन और ट्रम्प के जो है दोनों के कामों में। कह रहे फिर भी ऑफ कोर्स देर आर, वहाँ पे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़र्क। और किस किस चीज़ के बीच में? इन दोनों केसेस में, बिटवीन द केसेस। और कह रहे ये वही फ़र्क हैं जो प्रोबेबली मिरर होंगे, जो प्रोबेबली दिखाई देंगे, और किस में? अलग अलग तरह के वेरिंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में, कानूनी नतीजों में। और किस में? दोनों ही तरह की ये क्लासिफाइड लीक्स में, प्रेसिडेंट जो बाइडन की और डोनाल्ड ट्रम्प फॉर्मर प्रेसिडेंट की। तो दोनों के केस में बहुत फ़र्क है, और ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा जब केस पूरा हो जाएगा। दोनों के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग होने वाले हैं,
डोनाल्ड ट्रंप का केस बहुत बड़ा होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, सज़ा बहुत बड़ी होगी। जो बाइडन का केस छोटा होगा उसकी सज़ा कम होने वाली है। समझ में आएगा सेंटेंस? डिफरेंसेस की वर्ब है आर। डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क, है ना, डिफ्रेंशिएशन, दो चीज़ों के बीच में जो फासला होता है उसको बोलते हैं डिफरेंस। विच की वर्ब है विल बी मिरर्ड। मिरर का मतलब होता है दिखाया जाना किसी चीज़ का। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, नतीजा, रिजल्ट। वेरिंग मतलब अलग अलग प्रकार का, यानी कि डिफरेंट, जिसमें वेरिएशन हो, जो एक जैसा ना हो, सिमिलर ना हो। आगे क्या हुआ, अब ये डिफरेंस आपको बता रहा है। कह रहा है जी फर्स्ट द ट्रम्प स्टैश इज रिपोर्टेड टू बी ओवर 11,000 इंक्लूडिंग अबाउट 300 मार्क्ड क्लासिफाइड और टॉप सीक्रेट्स एंड इंक्लूड्स फोटोग्राफ्स, whereas the papers associated with Mr. Biden are reportedly fewer than 12। कह रहा है सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो ट्रंप का स्टैश है, स्टैश का मतलब है ढेरी, जो ट्रंप के डॉक्यूमेंट्स की ढेरी मिली है उसे घर पे, कह रहा है वो ट्रंप का जो ढेरा है ना, वो रिपोर्टेड है कि वो 11,000 से ऊपर का है। इतनी सारी फाइलें ट्रंप के यहाँ मिली हैं, जिसमें शामिल हैं लगभग 300 मार्क की हुई क्लासिफाइड या टॉप सीक्रेट फाइल्स, जो मार्क कर रखी हैं सरकार ने कि ये तो किसी के हाथ में आनी ही नहीं चाहिए, तो वो ट्रंप के घर मिली हैं। कह रहा है और जिसमें शामिल है बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी। कह रहा है पहली चीज़ तो ये, कह रहा है जबकि वेयर एस का मतलब होता है ऑन द अदर हैंड, जबकि या दूसरी तरफ। कह रहा है वेयर एस जबकि दूसरी तरफ जो पेपर्स है ना, जो जुड़े हुए हैं बाइडन के साथ में, जो बाइडन के घर मिले हैं, वो कथित तौर पर रिपोर्टेडली 12 से भी कम है, 10 हैं या 11 हैं। आगे बात समझ में? तो ये फ़र्क है इन दोनों के बीच में। ये हज़ारों डॉक्यूमेंट लेके भागा था, डोनाल्ड ट्रंप के घर पे 10-11 फाइलें मिली हैं कुल मिला करके। ट्रंप स्टैश की वर्ब है इज़ रिपोर्टेड। दूसरी वर्ब है इंक्लूड्स। स्टैश इज रिपोर्टेड टू बी एंड स्टैश इंक्लूड्स फोटोग्राफ्स। वेयर एज का मतलब मैंने आपको बता दिया, वहीं दूसरी तरफ या ऑन द अदर हैंड या वाइल ऑन द कॉन्ट्रेरी, है ना, हिंदी बोलते हैं वहीं दूसरी तरफ। पेपर्स की वर्ब है आर। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी सेकंड डिफरेंस क्या है। सेकंड, आफ्टर मिस्टर बाइडेंस लॉयर्स फर्स्ट डिस्कवर्ड क्लासिफाइड फाइल्स इन अ डॉक्ड क्लोसेट at the think tank, his team voluntarily notified the National Archives and the Justice Department and are cooperating with the investigation fully। कह रहा है दूसरी चीज़ ये कि जब बाइडन के लॉयर्स ने, बाइडन के अटॉर्नीज ने, बाइडन के टीम मेंबर्स ने पहली बार जब डिस्कवर किया, पाया इन क्लासिफाइड फाइल्स को एक लॉक की हुई अलमारी में, क्लोसेट में, और कहाँ पे, थिंक टैंक की बिल्डिंग में, बाइडन पेन सेंटर जो ऊपर था ना, रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग में। कह रहा है दूसरी चीज़, जब बाइडन की टीम ने इन डॉक्यूमेंट्स को बिल्डिंग में पाया, उसकी टीम ने स्वैच्छिक तौर पे वॉलंटरली जो है नोटिफाई किया 2 सरकारी एजेंसीज को। पहली एजेंसी है नेशनल आर्काइव्स, दूसरी एजेंसी है जस्टिस डिपार्टमेंट। और कह रहा है ये जो टीम मेंबर है ना, ये कोऑपरेट भी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के साथ में पूरे अच्छे तरीके से, फुल्ली। तो पता नहीं क्या हुआ, बाइडन ले भी आए घर पे पर बाद में भूल गए। फिर टीम को मिला तो बाइडन ने क्या बोला, चलो ईमानदारी दिखाते हैं, हमसे गलती हुई है, सरकार की एजेंसियों को बता देते हैं कि हमारे घर पे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। अजीब सी बात नहीं लग रही। लॉयर्स की वर्ब है डिस्कवर्ड। टीम की 2 वर्ब्स हैं, पहली है नोटिफाइड, दूसरी है आर। टीम एक कलेक्टिव नाउन है। जब इंडिविजुअल मेंबर्स की बात हो रही हो कलेक्टिव नाउन्स में, तो आप प्लूरल वर्ब लगाते हैं। कपल, फैमिली, टीम, ऑडियंस, हर्ड, याद है ना, कमिटी, ये सारे वो नाउन्स हैं जिसमें एक एक मेंबर की अगर बात हो रही हो तब तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जब पूरी टीम की बात हो रही हो, पूरे कपल की बात हो रही हो, पूरी कमेटी की बात हो रही हो, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। कलेक्टिव नाउन वाली क्लास देख लेना, नाउन चैप्टर में रखी हुई है। टीम यहाँ पे प्लूरल नहीं, सिंगुलर नहीं, बल्कि प्लूरल की तरह आर लग के आ रहा है ना। हर मेंबर टीम का जो है कोऑपरेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के साथ। चलिए, वॉलंटरीली आप जानते हैं, अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक तौर पर, इंटेंशनली। कह रहा है इन मिस्टर ट्रम्प्स केस आफ्टर द यूएस आर्काइव्स फाउंड क्लासिफाइड records be missing and requested that Mr. Trump return them, he failed to comply and hence the matter was handed over to the FBI। कह रहे ट्रंप के केस में उल्टा हुआ। ट्रंप के केस में जब इस सरकारी एजेंसी को पहले पता लगा, यूएस नेशनल आर्काइव्स को, जब इसी ने रेड में पाया, फाउंड किया बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को मिसिंग यानी कि खोया हुआ, और रिक्वेस्ट किया कि ट्रंप उनको दे दे, ट्रंप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वापस कर दे। तो ट्रंप ने क्या किया भाई, ट्रंप जो है फेल कर गया, नाकामयाब रहा कंप्लाई करने में, इस ऑर्डर को फॉलो करने में। और कह रहा है इस प्रकार से हेंस पूरा मैटर जो है थमाया गया, ट्रांसफ़र किया गया FBI नाम की एजेंसी को, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, वहाँ की पुलिस को। तो ट्रंप के मामले में उल्टा है। ट्रंप से तो मांग रहे थे सरकार वाले कि दे जा भाई, अब हो गया तेरा पूरा 4 साल हो गए पूरे, डॉक्यूमेंट गायब हैं,
वापस जा रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट सरकारी वापस देके जाओ। तो ट्रंप ने दिए ही नहीं वापस, तो इसलिए उस पर पुलिस केस लगाया गया। बाइडन के केस में बाइडन के घर पे बाइडन को खुद ही मिल गए और बाइडन ने सरकार को बता दिया कि मेरे से गलती हो गई है, कुछ डॉक्यूमेंट मैं उठा के लाया हूँ। समझ में आया दोनों में फ़र्क क्या है? आर्काइव्स की वर्ब है, आर्काइव्स की वर्ब है फाउंड। अच्छा, दूसरी वर्ब है रिक्वेस्टेड। नेशनल आर्काइव्स एक यूएस की एजेंसी है जो डॉक्यूमेंट्स की रखवाली करती है। पहली वर्ब है इसकी फाउंड, दूसरी वर्ब है रिक्वेस्टेड। ट्रम्प की वर्ब है रिटर्न, ही की वर्ब है फेल्ड, मैटर की वर्ब है वॉज हैंडेड ओवर। पैसिव वॉइस में मैटर को हैंड ओवर किया गया था, है ना। हैंड ओवर करना मतलब ट्रांसफर करना। चलो, अब यहाँ पे ट्रम्प रिटर्न देम, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? एक बार करवा दूं डिटेल में, 2 मिनट लगेंगे, अच्छे से सीख जाओगे। इसको बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड। क्या होता है जी प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड? जब आप डिमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रिक्वायर, विश, वांट, आप कुछ चाहते हैं, आप कुछ डिमांड करते हैं, आप कुछ ऑर्डर करते हैं, जब ऐसे काम करते हैं ना, जब ऐसी वर्ब्स मेन क्लोज में लगी हों, इस टाइप की और भी वर्ब्स हो सकती हैं, और उनके बाद में दैट लग के एक नया क्लोज आ रहा हो, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड के अंदर नए क्लोज को लिखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होगी। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। अगर प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड ना लगा हो तो सेंटेंस में एरर नहीं बतानी है। मान लो यहाँ पे कुछ और लगाओ भाई, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड ना लगाओ इन सभी वर्ब्स के बाद में, तो सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन वो सेंटेंस बेस्ट सेंटेंस नहीं है। अगर उसको बेस्ट तरीके से लिखना हो, इंप्रूव करना हो, तो PSM को प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। द कस्टमर रिक्वेस्टेड दैट द कंपनी माइट डिलीवर हिज ऑर्डर इमीडिएटली। कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया इस चीज़ को, उसने ये मतलब रिक्वेस्ट रखी कि कंपनी जो है डिलीवर कर सकती है उसका ऑर्डर जल्दी से जल्दी, इमीडिएटली। अब देखो रिक्वेस्टेड आ चुका है, दैट आ चुका है और नया क्लोज भी आ चुका है। रिक्वेस्ट इन्हीं में से एक वर्ब है, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को ट्रिगर करवा दो। वर्ब को वर्ब की बेस फॉर्म में लिखो। कंपनी माइट डिलीवर जो है ये गलत नहीं है, लेकिन सेंटेंस को अगर इंप्रूव करना हो तो माइट को निकाल दो और यहाँ पे लिख दो डिलीवर। डिलीवर्स भी नहीं, बेस फॉर्म लगानी है बिना SAES के। द कंपनी डिलीवर हिज ऑर्डर इमीडिएटली। आई बात समझ में? प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड। वैसे ही फैंस विश दैट देयर टीम शुड विन द टूर्नामेंट। फैंस ऐसा विश करते हैं कि उनकी टीम जो है जीत जानी चाहिए इस टूर्नामेंट में, वो ऐसा चाहते हैं, है ना, ऐसी दुआ कर रहे हैं। विश नाम की वर्ब आ गई, दैट आ गया, नया क्लोज आ गया। सेंटेंस को इंप्रूव किया जा सकता है, अगर इंप्रूव करने के लिए आए इस शुड को निकाल दो, जो भी हेल्पिंग वर्ब रखी है उसको निकाल दो, वर्ब की बेस फॉर्म में रख दो विन द टूर्नामेंट। आई बात समझ में? टीम हो, टीम्स हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे विन ही आएगा, पीछे एस नहीं लगा सकते हैं। प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड इसी को बोला जाता है। एक और सेंटेंस बना लो। द कोर्ट ऑर्डर दैट द प्रिजनर शुड बी एग्जीक्यूटेड इन अ वीक। कोर्ट ने ऑर्डर किया इस बात को कि प्रिजनर को मार दिया जाए, एग्जीक्यूट कर दिया जाए 1 हफ्ते में। ऑर्डर आ चुका है, दैट आ चुका है, नया क्लोज आ चुका है, PSM को लगाया जाएगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वुड और बी को निकाल देता हूँ, ठीक है, और एग्जीक्यूटेड का बना देता हूँ एग्जीक्यूट, वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन ये सेंटेंस अभी भी गलत है। क्यों गलत है भाई? प्रिजनर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, प्रिजनर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड में देख लेना कि भाई सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा हो वर्ब का, सब्जेक्ट वर्ब का डूअर हो ना कि रिसीवर हो। अगर सब्जेक्ट रिसीवर है वर्ब का तो प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को पैसिव में लगाने के लिए बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब आप बोलोगे सर बेस फॉर्म कहाँ गई, तो ये बेस फॉर्म ही है ना, बी है तो पैसिव, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन बी बेस फॉर्म तो आई गई ना, तो इसलिए एग्जीक्यूट से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा बी एग्जीक्यूटेड। समझ में आ गया? PSM को पैसिव में भी लगाया जा सकता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बी बेस फॉर्म बन जाएगी, ऐसे बना दोगे। और अगर एक्टिव हो तो सीधे बेस फॉर्म लगा दो, डिलीवर, विन, प्ले, ईट, सिंग, है ना। तो सर यहाँ भी वही हुआ है। कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया, इसने रिक्वेस्ट किया कि ट्रम्प जो है रिटर्न करें, मिस्टर ट्रम्प रिटर्न देम। समझ गए? चलो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी थर्ड, while both leaks are being investigated separately, the Justice Department is conducting a criminal inquiry into Trump's handling of documents. कह रहा है तीसरी चीज़ ये कि जहाँ दोनों ही लीक्स इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं अलग अलग, दोनों ही लीक्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है सेपरेट तरीके से, जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वहाँ का US का, वो कंडक्ट कर रहा है एक क्रिमिनल इंक्वायरी को ट्रंप ने जो हैंडल किया था डॉक्यूमेंट्स को, इस चीज़ पे, ट्रंप की पूरी हैंडलिंग पे। कह रहा है बट इन मिस्टर बाइडन्स केस देयर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ विलफुल इंटेंट सो फार।
लेकिन बाइडन के केस में कोई इंडिकेशन नहीं है जानबूझ करके की गई किसी गलती का, विलफुल इंटेंट का। विलफुल मतलब जानबूझ करके, इंटेंट मतलब इरादा। तो जानबूझ के कुछ इरादतन काम किया हो, सो फार ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है। एंड ही इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ रूल दैट अ सिटिंग प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंडाइटेड। और वो प्रोटेक्टेड है, वो महफूज है एक नियम के द्वारा, अमेरिका के संविधान के, कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट जो है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है, उसको इंडाइट नहीं किया जा सकता है, कोर्ट में उसके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता है। इंडाइट करना मतलब फॉर्मली किसी पे केस जो है अक्यूज़ करके केस को शुरू करना। तो तीसरा फ़र्क ये है, बाइडन का देख करके लग रहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, मतलब किया है लेकिन जानबूझ के नहीं किया है, और बाइडन पे तो केस भी नहीं चल सकता है, ट्रंप पे जो केस ऑलरेडी चल रहा है। तीनों फ़र्क समझ में आ गए। बोथ लीक्स की वर्ब है आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड पैसिव वॉइस में। जस्टिस डिपार्टमेंट की वर्ब है इज कंडक्टिंग। इंडिकेशन की वर्ब है इज, देयर से क्लोज शुरू हुआ है, इन्वर्जन आ गया, देयर अपने बाद में हेल्पिंग वर्ब फिर लेगा सब्जेक्ट को। विलफुल मतलब डेलिबरेट, वॉलंटरी, जानबूझ के किया हुआ, इंटेंशनल, है ना। ही की वर्ब है इज प्रोटेक्टेड पैसिव वॉइस में, ही आया बाइडन के लिए, बाइडन महफूज है, प्रोटेक्टेड है। प्रेसिडेंट की वर्ब है कैन नॉट बी इंडाइटेड, इंडाइट करना, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे कोर्ट केस को चलाना। ठीक है, इंडिक्ट नहीं, इसको इंडाइट बोलते हैं, है ना। डिक्ट लिखा जाता है, इंडाइट बोला जाता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, नॉट विद स्टैंडिंग दीज फैक्ट्स इट इज़ क्लियर दैट मिस्टर बाइडन्स और हिज टीम्स इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ क्लासिफाइड मटेरियल विल कॉस्ट हिम पॉलिटिकली। कह रहा है जी, बावजूद इन फैक्ट्स के, नॉट विद स्टैंडिंग, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, तीनों का एक ही मीनिंग है, बावजूद। कह रहा है जी, बावजूद इन सब बातों के जो हमने ऊपर की है, ये चीज़ तो साफ है, इट इज़ क्लियर। भाई कौन सी चीज़? दैट वो ये कि मिस्टर बाइडन या फिर उसकी टीम की जो इम्प्रॉपर हैंडलिंग है, जो गलत तरीके से हैंडल करने का काम है, और किसको? सरकारी सीक्रेट मटेरियल को, क्लासिफाइड फाइल्स को या मटेरियल को, ये कॉस्ट करेगा, इसकी कीमत आएगी, और कितनी आएगी? उसके लिए आएगी बहुत बड़ी, पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे। तो राजनीतिक तौर पे ये कॉस्ट करने वाला है बाइडन और उसकी टीम को, बड़ा नुकसान इनका होने वाला है, ये बात क्लियर है। इट की वर्ब है इज, दोनों की प्रॉपर हैंडलिंग की वर्ब है विल कॉस्ट। कॉस्ट एक ऐसी वर्ब है जिसकी V1, V2, V3 सेम रहेगी। कास्ट, कोस्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, स्प्लिट, बर्स्ट, है ना, हर्ट, हिट, स्प्रेड, ये सारी वर्ब्स अपनी फॉर्म को कभी चेंज नहीं करती हैं। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, नॉट विद स्टैंडिंग, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ। कह रहा है जी, ऑलरेडी polls have found that his job approval rating, which enjoyed a bump towards the end of the last year, has slumped back to around 40%। कह रहा है पहले से ही पोल्स ने ऐसा पाया है, पोल्स हैव फाउंड, और क्या पाया है कि उसकी जो जॉब अप्रूवल रेटिंग है, जिन्होंने एंजॉय किया था एक बम्प को, बम्प का मतलब है सडन इंक्रीज, अचानक से आया उछाल, तो उनकी जो रेटिंग है जॉब अप्रूवल की, जिसमें उछाल आया था पिछले साल के अंत में, अब वो स्लम्प बैक कर गई हैं, गिर के फिर से वापस आ गई हैं लगभग 40% पे, अराउंड 40% पे। और ये क्या है? द ऑल टाइम लो ऑफ हिज प्रेसिडेंसी, ये उसकी प्रेसिडेंसी का ऑल टाइम लो है। ये जॉब अप्रूवल रेटिंग क्या होती है? अमेरिकन लोगों से टाइम टू टाइम पीरियोडिकली सर्वे करवा के पूछा जाता है कि आप क्या लगता है आपको, बाइडन जो जॉब कर रहा है, जो काम कर रहा है, आप उसको अप्रूव करते हो, आप पक्ष में हो बाइडन के प्रेसिडेंट बने रहने के? तो इस सर्वे की रेटिंग आती है। 40% लोग ही आज की डेट में मानते हैं बाइडन प्रेसिडेंट सही है, 60% का शायद ये कहना है कि हमारे हिसाब से बाइडन अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑल टाइम लो पे आ गया है 40% का आंकड़ा इनकी अप्रूवल रेटिंग्स का। पोल्स की वर्ब है हैव फाउंड, अप्रूवल रेटिंग की वर्ब है स्लम्प्ड बैक, विच की वर्ब है एंजॉयड, विच आया इन रेटिंग्स के लिए, हैज स्लम्प्ड बैक जो है रेटिंग के लिए आया है ना, इसकी वर्ब बन के डायरेक्ट। चलिए, स्लम्प बैक मतलब फॉल बैक करना, कोलैप्स करना, नीचे गिर जाना। कह रहे द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो फेसिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑन व्हाई आफ्टर द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ द क्लासिफाइड पेपर्स ऑन November 2 हिज टीम सप्रेस दैट इंफॉर्मेशन। इतना ही पढ़ो। कह रहे प्रेसिडेंट साथ ही साथ ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन फेस कर रहे हैं, ये मुश्किल सवाल का भी सामना कर रहे हैं। और किन सवालों का? इस चीज़ पे कि क्यों इनिशियल डिस्कवरी के बाद में, शुरुआत में पाए जाने के बाद में, इन क्लासिफाइड पेपर्स के November 2 को, कह रहे क्यों उसकी टीम ने सप्रेस कर दिया, दबा दिया, गला घोट दिया इस इंफॉर्मेशन का, और कब? वेल आफ्टर द November 8 मिड टर्म इलेक्शन, November 8 के मिड टर्म इलेक्शंस के बाद तक। तो इलेक्शन थे 5-6 दिन, तो 5-6 दिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। 6 दिन बाद जब इलेक्शन हो गए, फिर इन्होंने बताया कि हमारे से कोई गलती हो गई है, शायद डॉक्यूमेंट हम उठा के गलती से ले आए हैं। प्रेसिडेंट की वर्ब है इज फेसिंग, टीम की वर्ब है सप्रेस्ड। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सिमिलरली रिपब्लिकन लेड बाय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर केविन मैकार्थी
हैव कॉल्ड फॉर ए कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन इनटू द बाइडन क्लासिफाइड लीक्स। कह रहे जी इसी प्रकार से सिमिलरली बाइडन के जो विरोधी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी, जो कि अगुवाई में है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर की, जिसका नाम है केविन मैकार्थी। कह रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने ना भी कॉल फॉर किया है, डिमांड किया है एक कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन का, एक पार्लियामेंट्री या एक संसदीय जांच का। और किस में? बाइडन की क्लासिफाइड लीक्स में, बाइडन के जो क्लासिफाइड मटेरियल है घर पे जो पाए गए हैं उसमें। तो सामने वाली पार्टी जो विपक्ष बाइडन के ऊपर केस चलाने की मांग कर रहा है, ये भी बाइडन के लिए बड़ी समस्या है। रिपब्लिकन्स की वर्ब है हैव कॉल्ड फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। बाकी की 4 फ्रेजल वर्ब्स भी आपको आनी चाहिए कॉल से बनने वाली। कॉल ऑन, कॉल इन ऑन, कॉल एट एंड कॉल आउट। कॉल फॉर मतलब डिमांड। कॉल ऑन या अपॉन का मतलब है किसी से डिमांड करना किसी चीज़ की। कॉल फॉर में तो आप सीधे सीधे डिमांड करते हो, बताते नहीं हो किससे कर रहा हूँ मैं। कॉल ऑन या अपॉन में ये भी बताते हो किससे कर रहा हूँ। जैसे द पीएम कॉल्ड ऑन द यूथ फॉर सपोर्ट। पीएम ने यूथ से सपोर्ट की डिमांड करी, है ना। ऑन या अपॉन लगा के बताओ किससे की, और फॉर लगा के बता दो किस चीज़ को मांगा गया। चलिए, कॉल इन ऑन का मतलब होता है किसी के लिए एक ब्रीफ विजिट पे करना, किसी के घर 2, 5, 10 मिनट के लिए जाना। कोई आदमी बीमार था, उसका पता लेने गए, 5 मिनट रुके, चाय पी के आ गए, तो यू कॉल्ड इन ऑन दैट पर्सन। 5-10 मिनट के लिए किसी से मिल करके, किसी घर आकर के जाकर के आना, कॉल इन ऑन करना। कॉल एट भी यूज़ होता है कहीं विजिट करने के लिए, लेकिन ये यूज़ होता है किसी निर्जीव वस्तु के। कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, ट्रेन है, प्लेन है, जो अलग अलग स्टेशन पे रुक के जा रहा है, तो हर स्टेशन पे वो कॉल ऐड कर रहा है। अ व्हीकल स्टॉपिंग एट सेवरल लोकेशंस इज कॉल आउट। जैसे राजधानी एक्सप्रेस कॉल्स एट जयपुर फॉर 2 मिनट्स। राजधानी एक्सप्रेस जयपुर में 2 मिनट के लिए रुकती है, तो जयपुर होके कहीं जाती होगी, है ना, तो कॉल ऐड करती है जयपुर पे। लास्ट में है कॉल आउट। आउट का मतलब है बाहर, कॉल का मतलब है बुलाना। किसी आदमी को उसके घर से बाहर बुलाना, किसी को चैलेंज करना, है ना। कॉल समवन आउट करना, किसी को चैलेंज इशू करना। याद रह जाएंगी सारी। फील लो इनकी याद करने की, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत लगा लो रट्टा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको इनका मीनिंग निकालना आना चाहिए। कॉल एट, कॉल आउट, कॉल इन ऑन एंड कॉल ऑन। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आज के क्विज में पूछी गई है। कह रहा जी द बैकलैश कुड वेल बी अ सेटबैक फॉर द केस टू प्रोसिक्यूट मिस्टर ट्रंप फॉर वायलेटिंग द एस्पिनाज एक्ट। कह रहा है ये पूरी जो बैकलैश है, जो एडवर्स रिएक्शन है बाइडन की गलती के ऊपर होने वाली, कह रहा है ये वेल बी हो सकती है, कुड वेल बी, और क्या हो सकती है, एक बड़ी सी नाकामयाबी, बड़ा सा सेटबैक इस पूरे केस के लिए जो है प्रोसिक्यूट करने का, केस चलाने का मिस्टर ट्रंप पे। और क्यों? वॉयलेट करने के लिए एस्पिनाज एक्ट को, अमेरिका के इस कानून को। कह रहा है इवन दो ही अपीयर्स टू हैव willfully taken the classified documents from their proper place of holding। कह रहा है यहाँ तक कि जबकि वो अपीयर होता है ट्रंप, और क्या एक साफ साफ है willfully taken, कि वो willfully टेक कर चुका है, वो जानबूझ करके ले जा चुका है सरकारी दस्तावेजों को, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को, और कहाँ से? उनके सही प्लेस ऑफ होल्डिंग से, नेशनल आर्काइव की जो है होल्डिंग, उनकी सही जगह से जहाँ पे उनको रखा जाना चाहिए। एंड देन पॉसिबली ऑब्स्ट्रक्टेड जस्टिस व्हेन आस्क्ड टू रिटर्न देम। और पॉसिबली उसने ऑब्स्ट्रक्ट भी किया, रोका भी, रास्ते में रोड़े भी डाले न्याय के, जस्टिस के, जब उसको ये डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करने को बोला। तो ट्रंप का केस तो बिल्कुल ही अलग है। उसने तो वायलेट किया एस्पिनाज एक्ट को, जानबूझ के डॉक्यूमेंट लेके भागा था और अपनी जगह से हटा भी दिए और बाद में देने से ही मना कर रहा था। कह रहा बावजूद उसके जो बाइडन के काम की बैकलैश है ना, ये ट्रंप के केस को प्रोसिक्यूट करने में अब एक सेटबैक साबित होगी, बड़ी नाकामयाबी साबित होगी। समझ में आ गया सेंटेंस? बैकलैश की वर्ब है कुड वेल बी, ही आया ट्रंप के लिए, ही की वर्ब है अपीयर्स, और ही की दूसरी वर्ब है ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब किसी को रोकना, रास्ते में रोड़े डालना। एस्पिनाज का मतलब होता है स्पाइंग, इसके लिए एक अच्छा वर्ड है ईव्सड्रॉपिंग, करवाया था ना वर्ड आपको मैंने, है ना। स्पाइंग या ईव्सड्रॉपिंग को बोलते हैं, जासूसी को बोलते हैं एस्पिनाज। चलिए यही रैप अप करें आज के सेशन को। आसान था लेकिन सेंटेंस थोड़े लंबे बने हुए थे, और वो क्या आज की अच्छी है। ओवरऑल इस आर्टिकल को हम देंगे 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स, है ना, डिफिकल्टी लेवल में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इनमें से कौन सी चीज़ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मदद नहीं करेगी कि वो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से बच पाएं, वो एक आपराधिक जांच उनके खिलाफ ना बैठे? तो इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कोई मदद नहीं करेगी आपराधिक जांच को ना करवाने में? याद रखना, ना करवाने में, है ना, करवाने में नहीं, ना करवाने में। वे पहली चीज़ ये स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन जो इसको मिली हुई है, संवैधानिक जो इसको सुरक्षा मिली हुई है जो बाइडन को, किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट को इंडाइट होने से, केस चलाए जाने से, क्या ये चीज़ इसकी मदद नहीं करेगी? या फिर डिमांड आ रही है रिपब्लिकन से
एक थोरो इन्वेस्टिगेशन की बाइडेन के अगेंस्ट, क्या ये चीज़ इसको मदद नहीं करेगी? या फिर जो इन्होंने वॉलंटरी रिपोर्ट किया था इस इंसिडेंट को अपनी टीम के द्वारा और वो कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, ये चीज़ इनको हेल्प नहीं करेगी? या फिर सामने साफ तौर पे प्राइमा फेसी जो एब्सेंस है, जो नामौजूदगी है जानबूझ के किए हुए किसी इंटेंट की इस पूरे केस में? तो चारों में से कौन सी वो चीज़ है जो बाइडेन के खिलाफ जाती है? कहने का मतलब ये थोड़ा गहरा क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल बैंक लेवल का है, पीओ मेंस का। कोशिश करना फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, उसका आंसर से अपने आंसर्स को मैच करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है जी किस लोकेशन पे डॉक्यूमेंट्स पाए गए थे जो बाइडेन के केस में? घर की किचन में पाए गए थे, मारा लागो नाम के उसे घर में पाए गए थे, ऑफिस की गैराज में पाए गए थे, या इस सेंटर पे पाए गए थे, या ए और सी दोनों जगह पाए गए थे, या ए एंड बी दोनों जगह पाए गए थे? कोशिश करके बता दो कहाँ कहाँ पाए गए थे। आंसर फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। थर्ड फ्रेजल वर्ब है कॉल इन ऑन करना, ऑलरेडी आपको करवा दिया है। किसी के ऊपर कॉल इन ऑन करने का मतलब क्या होता है? चौथा होता है अ ह्यूज और एम्बैरसिंग फेलियर के लिए वन वर्ड। तो कौन सा वन वर्ड लगाओगे भाई? बड़ी सी नाकामयाबी के लिए 3-4 है, कोई भी एक लिख सकते हो। पांचवें में सेंटेंस को इंप्रूव करना है, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड का इस्तेमाल होगा। कोशिश करना, सजेस्टेड लिखा हुआ है, दैट लगा हुआ है, नया क्लोज आ रहा है, तो पीएसएम को कैसे इस्तेमाल करोगे एक बार आपको सबको कोशिश करनी है ना? याद है ना, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड, जहाँ पे आप क्या करते हो, वर्ब की बेस फॉर्म को यूज़ करने की कोशिश करते हो। 6 में मिलेगी 2 एरर्स। कोशिश करना, हो सकता है एक एरर आपको यहाँ मिल जाए, एक ही एरर है इसमें, ठीक है, एरर्स नहीं है, एक ही है। तो नॉट ओनली की वजह से एक एरर आपको सेंटेंस में मिल सकती है। कोशिश करो ढूंढने की, आंसर से मैच करना, मेरे वाले आंसर से अपने आंसर को। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, कोर्सेज भी अवेलेबल हैं ऐप पे। लॉजिक से सीखना चाहते हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, फ़ायदा ले सकते हो। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक है और ये नंबर है व्हाट्सएप। टीम से व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके बात कर लेना। अंटिल देन।